गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी स्कूल रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी की बुक्स स्टार्ट हो गई हैं, तो अपने क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट का अध्याय फर्स्ट उसी बुक्स से पढ़ेंगे, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आप सभी को पता है कि फसल क्या होती है। फसल एक तरह से अपने को भोजन प्राप्ति का स्रोत है। तो सबसे पहले फसल के बारे में आपको पता होना चाहिए। फसल से अपने को विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। फसल के रूप में अपने विभिन्न प्रकार के अनाज, बागवानी आदि कार्य करते हैं। जैसे अनाज के रूप में अपने गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा इसका उत्पादन करते हैं। इसके अलावा अपने बागवानी के रूप में और भी फसल उत्पादन किया जाता है, जिसमें कि आम की, पपीता की बागवानी, अनार की बागवानी, ये सभी फसल उत्पादन में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं भूजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। भूजो जानना चाहता है कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। जैसे आप कृषि से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि अपने खुरपी का उपयोग किस रूप में करते हैं। खुरपी का उपयोग अपने खरपतवार को निकालने में करते हैं। दरांती का उपयोग अपने फसल काटने में करते हैं। इस तरह से आदि उपकरणों से तो आप परिचित हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों में जैसे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सजीव में आते हैं। पादप हो गए, ये अपना भोजन समय बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन समय बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? आप जानते हैं हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, जिसे CO2 बोलते हैं। मृदा से पौधे जल को ग्रहण करते हैं, जिससे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, यानी पादपों के अलावा कोई भी अन्य जीव जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। वह इसके लिए पादपों या दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? आप सभी जानते हैं जंतुओं के भोजन का स्रोत या तो पादप हैं या दूसरे अन्य जंतुओं पर बड़े जंतु निर्भर रहते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब आपके दिमाग में ये आता है कि क्वेश्चन कि भोजन अपने क्यों ग्रहण करते हैं। भोजन से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे अपने विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसलिए अपने को भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, जो भी सजीव हैं वो बाहर से जो भोजन प्राप्त करते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम, मतलब विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है उनमें करते हैं। जैसे पाचन में भोजन का उपयोग, श्वसन क्रिया में, क्योंकि अपने शरीर में जब ये भोजन ग्रहण किया जाता है तो श्वसन क्रिया के लिए अपने बाहर से ऑक्सीजन और का निर्माण करते हैं, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो अपने भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना भोजन
पादपों से प्राप्त करते हैं वे जीव क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जीव। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ छोटे जंतुओं पर ही निर्भर रहते हैं, तो वे जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पादपों और जंतुओं दोनों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, वे जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। अब बूझो जानना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इतना भोजन है वो किस प्रकार अपने देश को उपलब्ध होता है या पूरे विश्व में किस प्रकार यह भोजन प्राप्त किया जाता है। तो प्रकृति में प्रत्येक कार्य को संतुलित रूप से किया जाता है, जिससे कि छोटे जीव हैं उन पर बड़े जीव जंतु निर्भर रहते हैं, बड़े जीव जंतु हैं वो कुछ इन छोटे जंतुओं का भोजन के रूप में उपयोग करके प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। पादपों का उपयोग कुछ जंतुओं द्वारा किया जाता है। पहली जानना चाहती है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है, वो उत्पादन कैसे किया जाता है। तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि यह जो फसल उत्पादन है या कृषि, ये किस प्रकार की जाती है। तो कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो कृषि पद्धतियों में अपने सबसे पहले पढ़ेंगे लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में एक ग्रुप यानी समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया जाता था। कालांतर में यानी लंबे समय तक खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो कृषि का प्रारंभ मानव ने अपनी फसल उत्पादन यानी लंबे समय तक उस फसल का, उस अनाज का उपयोग कर सकें, इसलिए कृषि का आरंभ किया। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब आपका ये एक क्वेश्चन बनता है कि फसल किसे कहते हैं। तो आप ये लिखोगे कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं कि फसल अपने किस लिए करते हैं और किस प्रकार की फसल होती है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो आप सभी कृषि से यदि संबंधित है तो आपको पता होगा कि अपने देश में फसल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया। एक है खरीफ की फसल, एक है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, ये इसमें कौन कौन सी फसल आती है। तो खरीफ की फसल में वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और वर्षा ऋतु में जैसे कपास, मूंग,
ये सभी खरीफ की फसलें हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु के मध्य जो भी फसलें बोई जाती हैं वह खरीफ की फसलें कहलाती है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद में रबी की फसल। अब रबी की फसल कौन कौन सी है आपको पता है? रबी की गेहूँ, सरसों, चना, ये सभी रबी की फसलें हैं। तो जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं वे फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो ये दोनों फसल के दो मुख्य प्रकार हैं। अब इस फसल को बोने के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं वो फसल पर आधारित पद्धतियाँ अपने पढ़ेंगे। तो बूझो कहता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, यह ग्रीष्म ऋतु में ही क्यों उगाया जा सकता है। तो जैसा आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि जो फसल उगाते हैं उसके लिए अनुकूल तापमान, अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है। इसलिए जो फसलें अधिक गर्मी में नहीं उगाई जा सकती उन्हें शीत ऋतु में उगाया जा सकता है, और जो फसलें शीत ऋतु में नहीं उगाई जा सकती उन्हें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, उन्हें ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो पहेली बताती है कि धान जो फसल है इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है और कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में ही उगाया जा सकता है जिसमें वर्षा अधिक होती है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप मतलब अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह जो एक्टिविटी है उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। तो कृषि पद्धतियों की आप अगर डेफिनेशन लिखोगे तो फसल को उगाने के लिए विविध प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं उन क्रियाओं को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। अब जो कृषि पद्धतियाँ हैं उसमें सबसे पहले क्या कार्य किया जाता है फसल को उगाने के लिए? तो सबसे पहले आपने देखा होगा खेतों में कि मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार कैसे? गुड़ाई की जाती है और खेत में जुताई की जाती है हल से या ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की उल्ट पुल्ट मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरी क्रिया बुआई। बुआई मतलब जिस फसल को अपने उगाना चाहते हैं उसके बीज को बोना बुआई कहलाता है। फिर इसके बाद तीसरी क्रिया है खाद एवं उर्वरक देना। तो तीसरी क्रिया खाद एवं उर्वरक देना है। खाद आप जानते हैं पशुओं द्वारा जो मल मूत्र प्राप्त होता है उसे खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। उर्वरक में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, फास्फेट, ये उर्वरक हैं। इनको उचित मात्रा में फसल में डाला जाता है। फिर इसके बाद में अगली स्टेप या अगली क्रिया कौन सी? सिंचाई। सिंचाई समय समय पर फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, तो फसल को उचित समय पर पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। फिर इसके बाद में अपनी फसल के साथ में कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, तो इस खरपतवार को यदि बाहर ना निकालें तो फसल की पैदावार कम होती है, फसल की वृद्धि रुक जाती है। तो खरपतवार को बाहर निकालना। फिर खरपतवार की सुरक्षा के बाद में जब फसल पूर्ण रूप से पक जाती है या तैयार हो जाती है तो इसे
काटा जाता है। कटाई के लिए आपको पता है विभिन्न प्रकार के उपकरण उपयोग किए जाते हैं, जैसे कटाई के लिए आधुनिक तरीके, रीपर द्वारा फसल को काटना। फिर इसके बाद में अगला स्टेप है भंडारण। भंडारण मतलब जो काटी गई फसल है उसको निकाल कर, यानी उनके बीजों को निकाल कर एक जगह पर एकत्रित करके रखना भंडारण कहलाता है। तो आप सभी को पता है कि फसल में कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, ये अपने पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई देना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये कार्य किए जाते हैं फसल की विभिन्न पद्धतियों में। इस लेसन में जितने यहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं वो आप नोट करना और उनको अपनी नोटबुक में लिखना।